तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरुण कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी का शिक्षण का लेकर कुछ टॉपिक्स जो कि कल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है गद्य शिक्षण, ठीक है। तो गद्य शिक्षण क्या है, कैसे है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भूमिका है, गद्य शब्द जो आया गद्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कथन, यानी ज्यों का त्यों कहना, जो जैसा है वैसा ही कहना। तो गद्य शब्द का अर्थ है गद्य धातु से आया है, जिसका अर्थ रहता है स्पष्ट कथन। गद्यों में तथ्यों एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है। गद्य हिंदी साहित्य की सशक्त विधा है। अब गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहले जो उद्देश्य हैं, व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग करना, ठीक है। शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना, शब्द भंडार की वृद्धि करना, संक्षिप्त जीवनी लिख सकना, सभाओं व उत्सवों पर का परिवेचन तैयार करना, लेखन में सृजनात्मक और मौलिकता का विकास करना, लिपि में मानक रूप का व्यवहार करना, रूप विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान के आधार पर शब्दों की वर्तनी का ज्ञान होना, शब्दकोश को देखने की योग्यता का विस्तार करना, विराम चिन्हों का सही से प्रयोग करना, शब्दों, मुहावरों और पदबंधकों का प्रयोग करना, उपयुक्त अनुच्छेदों में बांटकर लिखना, देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना, सार संक्षेपीकरण, भावार्थ, व्याख्या लिखना, अपठित रचना का सारांश लिख सकना, किसी विषय की वर्णनात्मक तथा भावात्मक शैली अभिव्यक्त कर सकना। यानी कि ये कुछ गद्य शिक्षण के कुछ इम्पॉर्टेंट उद्देश्य थे। गद्य शिक्षण क्या उद्देश्य हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अगर इसमें से आप 10 पॉइंट भी लिख पाते हैं तो सही है। तो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कि व्याकरण समन्वित भाषा का प्रयोग करना, यानी कि भाषा जो हो, व्याकरण उसमें निहित हो, कि जो हम शब्द बोलें, जो वाक्य बोलें, हम व्याकरण का उपयोग कर बोल सकें, ठीक है। दूसरा है शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग करना, यानी कि हमें किस जगह पे, कौन से स्थान पे कैसा सेंटेंस बोलना है, वो हमारे शब्दों का जो होता है प्रभाव, यानी कि कम शब्द वो हो लेकिन अच्छा हो। जैसे शब्द भंडार की वृद्धि करना, यानी कि गद्य शिक्षण का ये भी है कि शब्द भंडार बढ़े, आपका शब्दकोश बढ़े, आप उसका यूज़ करें, नए नए शब्द सीखें। संक्षिप्त जीवनी लिख सकना, यानी कि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा या कुछ पढ़ा तो चैप्टर को एक छोटे से जीवनी में लिख पाना, या जो लेखक हैं उनका एक संक्षिप्त जीवनी लिख पाना। सभाओं और उत्सवों का परिवेचन तैयार करना, यानी कि आपके स्कूल में कुछ सभा होगा या उत्सव होगा तो उसका परिवेचन तैयार कर पाना, यानी कि कैसे कैसे तैयार करना, कैसे बोलना है। जैसे एंकरिंग करते हैं ना, तो एंकरिंग से पहले सब बोलते हैं, तो वो है। लेखन में सृजनात्मक और मौलिकता का विकास करना, लिपि के मानक रूपों का प्रयोग करना, जो भी लिपि है हिंदी का, उन सब का यूज़ करके रूपों का व्यवहार करना। रूप विज्ञान तथा ध्वनि विज्ञान के आधार पर शब्दों की वर्तनी का ज्ञान करना, शब्दकोश को देखने की योग्यता का विस्तार करना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, यानी कि विराम चिन्ह कहाँ पे आना, जैसे क्वेश्चन मार्क है ना, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, तो उनको कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, तो वो विराम चिन्हों का सही से प्रयोग आपको ये बताएगा। शब्दों, मुहावरों और पदबंधों का उपयुक्त प्रयोग करना, यानी कि शब्द, मुहावरे और पदबंध कहाँ पे कैसे आए, उसका भी प्रयोग करना आना चाहिए। मेन गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। उपयुक्त अनुच्छेदों में बांट कर लिखना, यानी कि कोई पैराग्राफ है तो उन्हें अलग अलग अनुच्छेद में बांट कर लिख पाना, वो भी गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। देखी हुई घटनाओं को वर्णन करना, अगर आप एग्ज़ाम में भी आता है ना घटना वर्णन करना, कि आप अगर कुछ देख के आ रहे हो, कुछ समारोह देख के आ रहे हो, 26 जनवरी पे आप लोग परेड दे के आ रहे हो, तो वहाँ का आगे आप अपने स्कूल में दोस्तों को वर्णन करते हो ना, तो देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना। सार, संक्षिप्तीकरण और भावार्थ व्याख्या लिखना, यानी कि सार, यानी कि अगर एक पाठ का आ गया तो उसका सार, वो पूरा पाठ क्या कह रहा है तो सार लिख पाना। संक्षेपीकरण, यानी छोटे में भावार्थ के साथ व्याख्या लिखना। अपठित रचना और सारांश लिख पाना। किसी विषय की वर्णनात्मक भावात्मक शैली में अभिव्यक्त कर सकना, है ना।
देन क्या है, पद्धति रचना की व्याख्या करना, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक शैलियों में निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना, है ना, कि आप वर्णन करके लिख सकें, विवेचनात्मक उसका भाव स्पष्ट करके लिख सकें, विभिन्न साहित्य विधाओं में के माध्यम से भाव, विचार, अनुभव, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अब गद्य शिक्षण का महत्व क्या है? तो सबसे पहले दैनिक जीवन में हमारे अनेक लेन देन का व्यापार गद्य के माध्यम से संपन्न होते हैं। विद्यालयों में कराए जाने वाले गद्य शिक्षण इन कार्यों व्यापारों का कुशलता पूर्वक संपन्न कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, ज्ञान अर्जन के रूप में यानी कि आज गद्य ज्ञान अर्जन का मुख्य साधन है। समाचार पत्र पत्रिकाएँ, ज्ञान विज्ञान की बातें हमें गद्य रूप में विपुल मात्रा में उपलब्ध है। दैन भाषाई तत्वों की जानकारी, यानी कि भाषा के तत्वों की जानकारी का सगम तरीका गद्य है, कविता नहीं है। ठीक है, उच्चारण जैसे कि बालाघात हो गया, वर्तनी हो गया, शब्द रूपांतर, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पदबंध तथा अन्य संरचनाएँ आदि भाषाई तत्वों का ज्ञान गद्य के माध्यम से सुगमता पूर्वक दिया जा सकता है। व्याकरण संपन्न भाषा, यानी कि गद्य कविना, ये लिखा हुआ है कि ये एक श्लोक है कि गद्य कविना निकम वदारंतन, अर्थात साहित्यकार की कसौटी गद्य मानी गई है। जो भी साहित्यकार है, गद्यकार को व्याकरण के समस्त नियमों का पालन करते हुए लिखना पड़ता है ना। उसकी भाषा परिमार्जित एवं परिनिष्ठ होती है। विद्यार्थी जिस समय गद्य को पढ़ता है उसकी अपनी भाषा में व्याकरण समस्त हो जाती है। यानी कि हम कोई भी अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो हम उसे अपनी भाषा में कोई चीज़ बताते हैं ना, तो वही लिखा गया कि हम अपनी भाषा भी व्याकरण समस्त हो जाती है उसकी भाषा। भावात्मक विकास, संस्कारों का परिमार्जन गद्य के माध्यम से ही संभव है। आज गद्य के क्षेत्र में इस प्रकार प्रचुर साहित्य उपलब्ध है, इसके द्वारा छात्रों का भावात्मक विकास संभव है। सन 1986 में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को के भावात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया। हालांकि उसका भाव, अगर कोई पढ़ता है तो उसका क्या भाव है, क्या कहना चाहता है, तो वो भी इसमें डिपेंड करता है कि भावात्मक क्या है। देन गद्य शिक्षण के अंग क्या हैं? तो 3 अंग है, एक तो वाचन, व्याख्या और विचार विश्लेषण। सबसे पहले वाचन करना है टीचर के थ्रू, चाहे बच्चों के थ्रू, फिर उसका व्याख्या करना है, फिर विचार विश्लेषण। तो क्या होता है आइए देखते हैं हम इसके 3 अंग। गद्य शिक्षण के 3 अंग हैं। वाचन गद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। इसके अंतर्गत अध्यापक 3 प्रकार से वाचन व्यवस्था करता है। एक तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन। आदर्श वाचन में क्या होता है, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है, यानी कि जब टीचर क्लास में बच्चों के सामने खुद पुस्तक पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो उन्हें आदर्श वाचन कहते हैं। बच्चे सुनते हैं उसे, तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अध्यापक अपने वाचन को गति, यति, आरोह अवरोह, स्वराघात, बालाघात को ध्यान रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है। अनुकरण वाचन क्या होता है, जब कक्षा में शिक्षक के वाचन के उपरांत जब शिक्षक पर रीड कर लेता बुक को, तब उसके बाद बच्चे करते हैं, तो उपरांत बच्चों द्वारा उसको दोहराया जाने से संबंधित है। देन क्या है, मौन वाचन, जब शब्दों को उच्चारण के बिना वाचन करना मौन वाचन कहलाता है। अर्थात लिखित सामग्री को बिना आवाज़ किए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। यह पठन का एक प्रकार जिसमें पाठ्य सामग्री को बिना आवाज़ किए भावार्थ को समझते हुए पढ़ना शामिल होता है। तो ये 3 अंग में से पहले का 3 था, ठीक है, जो था वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और मौन वाचन। देन है व्याख्याएँ। गद्य शिक्षण में व्याख्या के उपरांत छात्रों के भाषा संबंधित ज्ञान एवं स्तर के अनुरूप गद्यांश में आए कठिन शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, वाक्यों, सूक्तियों की व्याख्या की जाती है। यानी कि अब चैप्टर हमने वाचन हो गया, उसके अब उसमें जो आए हैं व्याकरण से संबंधित, है ना, शब्दार्थ हो गए, मुहावरे हो गए, कठिन शब्द हो गए, न्यून शब्द हो गए, है ना, तो उन सब का व्याख्या किया जाता है। व्याख्या से छात्र गद्यांश के अर्थ एवं भाव को आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, फिर विचार विश्लेषण का है विवेचन एवं जांच करना। कुछ वाक्यों में गहराई होने के कारण उनके अर्थ की जांच की जाती है। इसीलिए अध्यापकों को छात्रों की सहायता से पाठ्य पुस्तक
पाठ्य वस्तु के विचारों एवं तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए। इससे छात्रों की विचार शक्ति को विकसित किया जाता है। जैसे कि एक इसका बहुत है गहराई से विचार विश्लेषण, यानी कि एक छोटे क्लास में प्राइमरी स्कूल में अंगुलीमाल डाकू का एक स्टोरी है, कविता है, जिसमें जो महात्मा बुद्ध हैं वो जंगल से गुजर रहे होते हैं, तो अंगुलीमाल डाकू कहता है ठहर जा, है ना, ठहर जा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो अब इसे हमें उससे गहराई से समझाना पड़ेगा कि विचार विश्लेषण का मतलब क्या है। तो उसमें क्या करेगा, जो महात्मा बुद्ध है का कहने का मतलब क्या था, उसमें अब टीचर उसे ऐसे समझाएगा कि अब मैं तो ठहर गया, अब तू कब ठहरेगा, यानी कि अब तू जो है मार काट, लोगों को उंगलियां काटना, ये सब कब छोड़ेगा, है ना। तो वो मेन उसके पीछे वो निहित था। तो विचार विश्लेषण यानी कि गहराई छिपा होता है, तो उसे थोड़ा सा गहराई में जाकर बच्चों को समझाना पड़ता है। देन तो ये हमारा जो था गद्य सेक्शन ख़त्म होता है। तो ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है 5 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, तो पूरा कंप्लीट ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो वहाँ से ले सकते हैं आप लोग। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।